तो आखिरकार आखिरी सच का आखिरी एपिसोड रिलीज हो चुका है। तो अब हम जान पाएंगे कि आखिर राजावत परिवार के साथ हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ था उस रात के परिवार के 11 लोग मारे गए। मगर उससे पहले अगर आपने एपिसोड 1 से लेकर 5 तक का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एपिसोड 6 में हम राजावत परिवार को देखते हैं जो छुट्टी मनाने के लिए किसी पहाड़ी इलाके पर गए हुए थे। आदेश कार चला रहा था और गाना सुनते हुए सभी मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। तभी आदेश की आंख लगने लगती है, यानी कि उसे नींद आने लगता है और उनकी गाड़ी पहाड़ से नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन वो किसी तरह गाड़ी को घुमाकर सभी को बचा लेता है। और इस बीच पीछे बैठे सभी लोगों से भुवन कहता है कि चिंता मत करो, पापा हमारे साथ हैं। और हम देखते हैं कि पूरा परिवार हादसे से बच जाता है। और अब तो करुणा को भी भुवन के ऊपर विश्वास होने लगा है, क्योंकि पहले वो सोचती थी कि भुवन जो भी कर रहा है वो बस नाटक है। फिर कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि भुवन अमन की कुंडली देख रहा था, जिसका रिश्ता आया है अंशिका के लिए, और वो मांगलिक नहीं है और उसने अंशिका को पसंद किया है। तो वहीं आदेश आकर अपनी माँ को विटामिन की गोली देता है खाने के लिए। और इस बार अगर अंशिका अमन को पसंद कर लेती है तो रिश्ता पक्का हो जाएगा। और भुवन अपनी माँ से कहता है कि 2-4 विटामिन की गोलियां और खा लो, क्योंकि आपको शादी में नाचना भी तो है। फिर कुछ दिन के बाद अमन और उसका परिवार अंशिका को देखने के लिए आते हैं और अंशिका को अमन बहुत पसंद आता है। भुवन अमन से बात कर रहा था और पूछता है कि तुम्हारे पापा इतने बड़े बिजनेसमैन हैं तो तुम बैंक में जॉब क्यों करते हो। अमन बताता है कि उसके पापा चाहते थे कि अमन कोई भी जॉब कर सकता है। अब भुवन अपने बिजनेस के बारे में बताने लगता है कि वो अपना स्वीट और स्नैक्स का बिजनेस को और बढ़ाना चाहता है और वो बैंक से लोन लेने का सोच रहा था, लेकिन कौन से बैंक से ले उसे समझ नहीं आ रहा। जिस पर अमन कहता है आपको मेरे बैंक आना चाहिए, वो सब कुछ संभाल लेगा। इस लोन के बारे में आन्या अमन से बात करती है कि तुमने इस बारे में कभी पुलिस को क्यों नहीं बताया, जिस पर वो कहने लगता है कि परिवार ने 2 करोड़ का बिजनेस लोन लिया था। फिर 2018 के फ्लैशबैक में जाते हैं जब उनका लोन अप्रूव हो गया था, लेकिन भुवन को अपने पापा का घर गिरवी रखकर सही नहीं लग रहा था। आदेश कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसा आ जाएगा तो हम घर भी छुड़ा लेंगे। करुणा स्नैक्स लेकर आती है और भुवन से कहती है टेस्ट करने के लिए। इसके बाद भुवन कहने लगता है कि पापा बिल्कुल भी खुश नहीं है, उन्हें मुक्ति नहीं मिल रही, लेकिन दुकान भी नहीं चल रहा और ऐसे ही चलता रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, पूरा परिवार सड़क पर आ जाएंगे। विजय पूछती है तो फिर तुम्हारे पापा शांति के लिए क्या चाहते हैं, हम क्या करें। भुवन कहता है पहले अंशिका की पूजा करानी होगी, जिसके बाद अंशिका की एक पेड़ से शादी कराकर उसके कुंडली से मांगलिक दोष हटाया जाता है। बबीता खुश हो जाती है कि अब सब कुछ सही होगा। फिर एक दिन पूनम और भुवन अपने नए बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे, जिस पर भुवन कहता है कि एंगेजमेंट के 15 दिन के बाद ही हम कुछ स्टार्ट करेंगे। फिर दोनों अंशिका के एंगेजमेंट के बारे में बात करने लगते हैं कि आखिर वो तैयारी कैसे करेंगे, कितने लोगों को बुलाएंगे। भुवन कहता है कि कुछ ही लोगों को बुलाएंगे और सारे गेस्ट घर पर रहेंगे, लेकिन हमें सावधान रहना होगा क्योंकि घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, खासकर रजिस्टर्स पर हमें नजर रखना होगा। इसके बाद भुवन सारे रजिस्टर्स को डॉग के पिंजरे में छुपा देता है। प्रेजेंट में डॉक्टर देसाई बता रहे होते हैं कि ऑटोप्सी रिपोर्ट आने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इतना तो पता चल गया है कि ये परिवार कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर रहा था और ये केस रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। डॉक्टर हैंडराइटिंग एनालिसिस रिपोर्ट लेकर आते हैं और बताते हैं कि रजिस्टर में अंशिका के अलावा जवाहर का भी हैंडराइटिंग था, पर ये कैसे हो सकता है। जिस पर डॉक्टर बताते हैं कि भुवन अपने सबकॉन्शियस माइंड से बिल्कुल जवाहर बन गया था। फिर अंशिका के एंगेजमेंट वाले रात को देखते हैं जहाँ सभी बहुत मस्ती कर रहे थे, नाच रहे थे। फिर एक रात भुवन को सपने में उसके पापा मिलते हैं जो कहते हैं कि अब मुझे मुक्ति दिला दे और परिवार को संभालने की जिम्मेदारी अब तेरी है। भुवन अपनी पत्नी से बात कर रहा था कि घर के कागज के साथ साधना का भी कागज वहीं था। उसके पापा चाहते हैं कि परिवार अक्षय साधना करे और शायद यही उनकी आखिरी इच्छा है। रात में पूरा परिवार पूजा कर रहा था और सभी एक मंत्र जाप कर रहे थे। तभी भुवन के अंदर जवाहर आ जाते हैं और परिवार से कहते हैं कि तुम लोग तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे अंशिका की शादी हो गई हो, अभी तक सिर्फ सगाई हुई है और यहाँ तक पहुंचकर तो कितने रिश्ते टूट जाते हैं। अंशिका पूछती है कि तो फिर हमें क्या करना चाहिए ताकि सब कुछ सही हो। जवाहर कहते हैं कि 400 साल में एक बार जब इस क्रिया के लिए सारे ग्रह एक क्रम में होंगे तभी परिवार को ये साधना करना होगा। लेकिन वो परिवार को सावधान करता है कि अगर साधना को अच्छे से नहीं किया गया तो साधना का परिणाम परिवार पर भारी पड़ सकता है। आन्या रात में रजिस्टर पढ़ रही थी, तभी उसकी माँ का कॉल आता है। आन्या इस केस के बारे में अपनी माँ को बताती है कि एक इंसान है जो अपने किसी को खोने के बाद खुद को ही खो गया था। जिस पर उसकी माँ अपनी बेटी से कहती है कि खोया तो तूने भी है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे तू अपने बारे में बात कर रही हो, क्या तू ठीक तो है, तू कहे तो मैं तेरे घर आ सकती हूँ। आन्या कहती है नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। फिर वो अपने दोस्त
विदिशा को याद करने लगती है जिसने भी अपनी जान ले ली थी। फिर वो रजिस्टर पढ़ती है और हम जाते हैं 10 अप्रैल 2018 के फ्लैशबैक में, यानी कि हादसे के 5 दिन पहले, जब भुवन परिवार को बता रहा होता है कि अक्षय साधना से इंसानों को मुक्ति मिल सकती है और कहता है कि शुरुआत में सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन साधना को पूरी करने की विधि ऐसे ही है। और कहता है कि गले में फंदा डालकर किसी बरगद के पेड़ के जटा की तरह हमें लटकना होगा और हमें एक मंत्र जाप करते रहना होगा। एक कटोरा में पानी भरकर हमें सामने रखना है और जैसे ही पानी का रंग लाल होगा पापा हमें दर्शन देंगे। इसके बाद परिवार का फ्यूचर सही हो जाएगा और ये उनके पापा का आखिरी दर्शन होगा। बबीता अपनी बेटी अंशिका से कहती है कि फंदा लगाना ये तो फांसी लगाना जैसा है। अंशिका अपनी माँ से कहती है कि हमें लटकना थोड़ी है, हमें तो सिर्फ खड़े रहना है। 10-15 मिनट की तो बात है, लेकिन बबीता पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा डर रही थी और उसे कुछ अजीब लग रहा था। विजय कहती है कि अगर जवाहर को मुक्ति मिल जाती है तो वो ये विधि जरूर करेंगे, लेकिन करुणा चाहती है कि वो अपने बच्चों से ये साधना ना करवाए। ये बात वो भुवन को बताते हैं तो वो कहता है कि बच्चों को भी करना होगा वरना ये साधना संपन्न नहीं होगा और उनकी माँ यानी कि विजय स्टूल पर खड़ी नहीं हो पाएगी। जिस पर भुवन कहता है मैं कुछ सोचकर बताता हूँ, उन्हें तैयार रहना होगा क्योंकि समय आने वाला है। और उसके बाद रजिस्टर में लिखा हुआ कुछ नहीं था। आन्या को एक बस टिकट मिलता है रजिस्टर के अंदर से और तारीख है 1 अप्रैल, यानी कि एंगेजमेंट के 1 हफ्ते पहले। इसके बाद पूरी पुलिस फोर्स अमन के साथ तीतरी गांव पहुंच जाती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अक्षय साधना का इस गांव से कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। वो जवाहर के पुराने घर में आते हैं और वहां आन्या को अलमारी में से एक पुराना कागज मिलता है जिसका फोटो खींचकर वो अपने बॉयफ्रेंड जयराज को भेज देती है और उसे कहती है कि इसे ट्रांसलेट करने के लिए। आन्या उस कागज के पीछे एक बरगद के पेड़ को देखती है और सामने एक पुराना फोटो था जिसमें जवाहर अपने बेटे के साथ था। उसी बरगद के पेड़ के सामने ये फोटो खिंचवाया गया था। फिर वो याद करती है कि जब उसने जयराज से मदद मांगा था ट्रांसलेशन में तो जयराज ने कहा था कि उस ट्रांसलेशन का मतलब है संगठन में हमारी शक्ति है और आसमान में हमें उड़ना होगा। फिर हम हादसे वाली रात में भुवन को देखते हैं जो अपने डॉग के साथ बैठा था और वो देखता है कि आज आसमान बहुत साफ है, यानी कि सारे ग्रह उनके साथ होंगे। और भुवन अपने परिवार से कहता है कि आज पापा अपने अंतिम दर्शन देने आएंगे और सभी को नए कपड़े पहनना होगा। भुवन उनसे कहता है कि जहां आपको खड़े रहने के लिए कहा गया है वहीं खड़े रहिएगा। आन्या गांव में उस बरगद पेड़ के पास पहुंच जाती है तो वहीं पूरा राजावत परिवार नए नए कपड़े पहन लेते हैं और डिनर कर रहे होते हैं और सभी बहुत खुश हैं कि आखिरकार जवाहर को मुक्ति मिल जाएगी और उनके लाइफ में सब कुछ सही होगा। जयराज ट्रांसलेशन पूरा करने के बाद आन्या को फटाफट कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी क्योंकि फोन उसके पास तो था ही नहीं। तो वहीं उस रात भुवन अपनी माँ के लिए उनके ही कमरे में एक फंदा टांग देता है। सुबोध आन्या का फोन लेकर उसे देता है और जयराज कहता है कि तुम यकीन नहीं करोगी, ये जानकर तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। आन्या कहती है कि मुझे भी अब सब कुछ समझ आ चुका है। पूरा परिवार साधना के लिए तैयार हो जाते हैं। स्टूल पर खड़े होने के बाद भुवन सभी के हाथ को रस्सी से बांध देता है और उनकी आंख पर पट्टी बांध देता है। आदेश और भुवन अपनी माँ के कमरे में ही अपने माँ के गले में फंदा डाल देते हैं। बाहर भुवन एक कटोरी में पानी भर देता है। इसके बाद सभी मंत्र जाप करने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद पानी का रंग बदला है कि नहीं ये देखने के लिए भुवन अपने आंख से पट्टी हटाता है, लेकिन पानी का रंग तो बदला ही नहीं था। ये देखकर वो काफी उदास हो जाता है कि उसके पापा नहीं आए। तभी उसके पापा उसे कहते हैं कि अगर ये साधना सही से नहीं हुआ तो इसका परिणाम पूरे परिवार के लिए विनाशकारी हो सकता है और जवाहर को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। जवाहर अपने बेटे से कहते हैं कि मुझे निराश मत करना। इसके बाद भुवन अपनी माँ के पास जाता है और उनके आंख से पट्टी हटाकर जवाहर की आवाज में उनसे बात करता है और कहता है कि तुम घर की मुखिया हो और तुम्हें ही परिवार को रास्ता दिखाना होगा, और कहता है जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना होगा। इसके बाद वो एक बक्से से एक लंबी रस्सी निकालता है और अपनी पत्नी पूनम से कहता है कि पापा खुश नहीं है, हमें बरगद के जटा की तरह लटकना होगा। ये सुनकर पूनम बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद भुवन उस लंबे से रस्सी से सारे स्टूल्स को एक साथ कनेक्ट करता है ताकि वो एक बार में ही सारे स्टूल को गिरा दे। फिर वो अपनी माँ को कमरे में देखता है जो अपना छड़ी गिरा देती है और फंदे से लटक जाती है, और उसी वक्त भुवन सारे स्टूल को एक बार में ही गिरा देता है जिससे सभी लोग लटक के तड़पने लगते हैं। और आखिर में भुवन देखता है कि पानी का रंग लाल हो गया और जवाहर यानी कि उसके पापा उसके सामने आ जाते हैं दर्शन देने के लिए। फिर वो गायब हो जाते हैं और भुवन देखता है कि पानी का रंग बदला ही नहीं, और इस तरह पूरा परिवार थोड़ी ही देर में मर जाता है। आन्या बताती है कि पूरे परिवार को भुवन ने मारा, लेकिन अनजाने में ही। भुवन को साधना पर इतना यकीन था कि उसे लगा कि उसके पापा जरूर आएंगे। डॉक्टर देसाई बताते हैं कि पूरा परिवार एक लॉस से गुजरा था, इसलिए जब भुवन कहता था कि पापा लौट आए हैं तो सभी उसकी बात मान
मानने लगे और कहते हैं कि ये एक शेयर्ड साइकोसिस का केस है। अमन पूछता है कि आखिर भुवन ऐसा क्यों करेगा। आन्या कहती है कि उसे पता है कि भुवन एक बार साइकाट्रिस्ट के पास गया था, डॉक्टर मनोज के पास, और आन्या उसे मिली थी और डॉक्टर उसे बता देते हैं कि जवाहर की डेथ घोड़े से गिरने की वजह से हुई, लेकिन भुवन को लगता था कि उसके पिता उसके वजह से मरे हैं और गिल्ट के स्ट्रेस के वजह से उसका दिमाग धीरे धीरे बदलने लगा। भुवन पागल होने लगा और एक दिन उसके हाथ अक्षय साधना का ये कागज लग गया और उसे शायद लगने लगा कि उसके पापा को इस साधना के बाद मुक्ति मिल जाएगी। इस साधना के हिसाब से आपको किसी बरगद के जटा की तरह लगना होता है, लेकिन जब एक बार में काम नहीं हुआ, यानी कि पानी का रंग नहीं बदला, यानी कि जवाहर नहीं आए, तो भुवन को लगने लगा कि साधना का मतलब कुछ और ही है और उसे समझ लिया कि उन्हें जटा की तरह लटकना होगा और इसीलिए पूरे परिवार ने लटक कर अपनी जान ले ली। आन्या बताती है कि कल ही पूरे परिवार का पोस्टमार्टम और विसेरा रिपोर्ट आ गया था, जिससे पता चल गया कि परिवार को किसी ने जबरदस्ती नहीं मारा। यहाँ तक कि उस बूढ़ी औरत की भी मौत फांसी से हुई। फंदा टूटने की वजह से उसके सिर में चोट लग गई थी और वो वहीं मर गई। आन्या सोचती है कि भुवन बिल्कुल हमारे ही तरह था, लेकिन अगर वो शायद थेरेपी जारी रखता तो आज वो जिंदा होता। डॉक्टर देसाई कहते हैं कि आज भी लोग मेंटल हेल्थ की बात नहीं करते, लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ऐसा भी कोई चीज होता है। लोग बात करने में शर्माते हैं, कतराते हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि मेंटल हेल्थ एक कंडीशन है और इसका इलाज भी है। इसके बाद सभी गांव से निकल जाते हैं और आन्या याद कर रही होती है कि उसके दोस्त विदिशा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो भी किसी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही थी, जिसे समय पर आन्या नहीं समझ पाई और उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया। आन्या डॉक्टर मनोज के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।